हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो क्रैश कोर्स सीरीज, जिसमें हर चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं विद इन 30 मिनट्स ओनली, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्टिंग विद दिस टर्म इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक करंट। क्या मीनिंग है इस टर्म का? करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से, दैट इज कॉल्ड द करंट। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से ये कोई कंडक्टर है, दिस इज सिलेंड्रिकल वायर, राइट। जो ये एरिया होगा ना, द सर्कल ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड द करंट। अगर कम टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, ऑफकोर्स करंट ज़्यादा होगा। अगर चार्ज बहुत कम पास हो रहा है और टाइम उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से मूव होने में, देन ऑफकोर्स करंट की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। ऐसा यूनिट सबकी पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम्स में, एंड टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड्स में। जो ये तीनों क्वांटिटीज हैं, इनको डिनोट करने के लिए सिंबल्स हम कौन से यूज करते हैं? करंट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल I, चार्ज को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल Q, एंड टाइम को डिनोट करने के लिए वो यूज द सिंबल T। सो I कैन बी रिटन एज Q/T, Q/T, राइट। करंट के बेसिस पे अब ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड फ्लो पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पेयर्स फ्लोज इन इट। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 4 एम्पेयर्स, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। आपको ये पता होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, राइट। मोस्टली न्यूमेरिकल्स अगर ऐसा आएगा तो कई बार गिवन भी होती है ये टर्म, लेकिन स्टिल इस क्वांटिटी को याद रखा जाए देन बेटर है, क्या। सो टोटल चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी आ रहा होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। टोटल चार्ज ऐसे ही तो आएगा, राइट। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना चार्ज एक के ऊपर था, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द टोटल चार्ज। सो मैं करंट को लिख सकता हूँ Q/T। सो यहाँ पे मैं Q को कैसे लिख सकता हूँ? NE/T, राइट। I की वैल्यू आपको गिवन है 4 एम्पेयर्स, राइट। N हमको गिवन नहीं है, E की वैल्यू हमको पता ही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, एंड पर सेकंड बोला है, दैट मीन्स T की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, राइट। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करने वाले हैं हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं ना, क्या। सो N की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 4/1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। सो इसको जरा मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। 4 डिवाइडेड बाई 1.6 एंड वी गेट 2.5 इंटू 10⁻⁻19। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर सेकंड, राइट, अगर 4 एम्पेयर्स का करंट पास हो रहा है। दैट्स आंसर। our नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट हम करते हैं विद द सिंबल V। डेफिनेशन इसकी बहुत बार आपने पढ़ी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट। एसेंस में इसको एक बार भूल जाओ, इसको साइड रखते हैं, एक बार पहले कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से दिस इज अ टेबल। ग्रेविटी के एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। लेट्स से आपने यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट A एंड ये एक पॉइंट है टेबल पे, पॉइंट B। अब क्या इस बॉल के लिए अपने आप A पॉइंट से हिल के B पॉइंट पे पहुंच पाना पॉसिबल है? द आंसर इज नो, बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसकी टेंडेंसी यही होने वाली है कि वो हमेशा रेस्ट पे रहे, राइट। वो A पॉइंट से हिल के अपने आप B पे नहीं जाने वाला, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा हाँ तब उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन जनरली उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो A पॉइंट से हिल के बॉल अपने आप B पॉइंट पे पहुंच जाए, राइट। लेकिन एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसमें अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगा के उसको धक्का देता बॉल को, राइट, स्टिल बॉल की नेचुरल टेंडेंसी ये होगी कि वो A से B की तरफ जाए। कब ऐसा होगा? जब A जो पॉइंट है वो ज़्यादा हाइट पे है, राइट। लेट्स से कुछ इस बार ऐसा केस है, समथिंग लाइक दिस। अब मान लो मैं इस बॉल को यहां प्लेस करता हूं, क्या। जैसे ही मैं इस बॉल को यहां रखूंगा, इस बॉल की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप A पॉइंट से B की तरफ जाए, है ना। इस चीज को पोटेंशियल की सेंस में हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो इसे जब तक A और B पॉइंट एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल पे थे तब तक बॉल बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अब
बॉल की मूवमेंट हमको इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज जो ए पॉइंट है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और जो बी पॉइंट है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, राइट। कोई भी चीज़ होती है ना उसकी मूवमेंट ऑलवेज आपको हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही देखने को मिलती है। ये तो हो गया ग्रेविटेशन की एग्जांपल, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या काम है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही आता है, राइट। जैसे बॉल तब तक मूव नहीं कर रही जब तक दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी इस वायर में तब तक मूव नहीं करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट तब तक नहीं करेंगे, राइट। बिकॉज मूवमेंट थोड़ी बहुत तो चलो आपको रूम टेम्परेचर पे भी देखने को मिलेगी, चाहे आप बैटरी लगाओ या ना लगाओ, वो बात की बात है, राइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स की तब तक नहीं देखने को मिलेगी जब तक उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में यू कैन क्लियरली सी मैंने इस बल्ब को ग्लोइंग शो करा हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट करी हुई है। दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। ग्रेविटेशन के केस में जो काम एक स्लोप का होता है ना किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का, वैसे ही काम इलेक्ट्रिसिटी के केस में इस बैटरी का होता है, ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखना। अगर यहाँ आप स्लोप क्रिएट नहीं करोगे तब आपको उस बॉल की मूवमेंट नहीं शो होगी, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ इस बैटरी को आप कनेक्ट नहीं करोगे ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको नहीं नजर आएगी, क्लियर। ऑफकोर्स अगर बैटरी आपने नहीं कनेक्ट करी उस केस में जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, और उस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड ऑफकोर्स उस केस में जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के इस डेफिनेशन की, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। क्या मीनिंग है इसका, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से ये आपकी बैटरी है 9 वोल्ट्स की। ऑफकोर्स अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो आपसे पूछूं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी 9 वोल्ट्स का होगा, है ना। अच्छा बाय द वे इसका आंसर दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? द आंसर इज 0 बिकॉज दिस इज जस्ट अ कंडक्टिंग वायर, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जब ए से बी की तरफ जाएंगे पोटेंशियल में उनके बिल्कुल चेंज नहीं आएगा बिकॉज उनकी पोटेंशियल एनर्जी एक्जैक्टली सेम रहती है। हीट एनर्जी यहाँ से वो डिसिपेट ही नहीं होगी ना इतनी ज़्यादा, ठीक है। रजिस्टर से जब वो पास होंगे, एस बल्ब से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उसके फिलामेंट से, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा और ऑफकोर्स वी सी बी दैट इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स, ठीक है। 9 वोल्ट्स का चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद फर्दर लेट से मैं इस पॉइंट को डी नाम दे देता हूँ, राइट। डी और सी पॉइंट के बीच में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? द आंसर इज नो बिकॉज अगेन जब वो सी से डी की तरफ जाने वाले हैं दैट इज जस्ट अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम रहने वाली है बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट तो डिसिपेट यहाँ पे होगी नहीं, सो इस वजह से ये वैल्यू कितनी होने वाली है 0, ठीक है। सो इस वजह से बिकॉज यहाँ भी पोटेंशियल सेम रहने वाला है, यहाँ भी सेम रहने वाला है, डिफरेंस आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा 9 वोल्ट्स का, ठीक है। अब इस 9 वोल्ट का क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है 9 वोल्ट्स, वी इज 9 वोल्ट्स, राइट। इस 9 वोल्ट का मतलब क्या है कि बैटरी को 9 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा पर कूलम ऑफ द चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन का यही मतलब हो ना, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। अगर ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, ये हर कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एस बी से सी की तरफ, राइट, मूव करने के लिए कितना वर्क डन कर रही है? 9 जूल्स का वर्क डन कर रही है। अगर 12 वोल्ट्स की बैटरी होगी ऑफकोर्स वो ज़्यादा वर्क डन कर पाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। सो 12 वोल्ट्स की अगर बैटरी होगी वो 12 जूल्स वर्क डन करेगी पर कूलम चार्ज को बी से सी तक पहुंचाने के लिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। Let's try this numerical based on potential difference. How much work is done in moving a charge of 2 coulombs? So Q की वैल्यू गिवन है 2 coulombs. पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कितना गिवन है? 12 वोल्ट्स का, ठीक है। कैलकुलेट करना है वर्क डन। सो आपको पता है V कैन बी रिटन एज W बाई क्यू। सो वर्क डन कैसे आएगा? V इंटू क्यू। सो वर्क डन कितना बन जाएगा? 12 इंटू 2। सो दैट इज 24 जूल्स। दैट इज आंसर। नेक्स्ट वी हैव सम सर्किट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल। एक सेल होता है उसको जनरली हम ऐसे ही शो करते हैं ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट बैटरी। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, फिर ये दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तीसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड वन एंड द फोर्थ वन ये हैं स्विचेस, right, or you can call them keys. Clear? This is open key and this is closed key. जब क्लोज होगी ऑफ कोर्स तभी करंट पास होगा उस पर्टिकुलर सर्किट में से, तभी अगर बल्ब वगैरह आपने लगाया हुआ है वो ग्लो करेगा, बिकॉज सर्किट क्लोज्ड में कंप्लीट होता है। जब की ओपन है
That means switch is off, right? So this is off condition and this is on condition. Clear? This is a wire joint. ये बहुत कम यूज़ होने वाला है, लेकिन कभी कभार हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि दो वायर्स एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, टच नहीं कर रही, फिर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वन इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट? बहुत बार आप ऐसे इसको यूज़ करोगे. क्लियर? नेक्स्ट इज द रजिस्टर. ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है पूरे चैप्टर में. रजिस्टर को हम ऐसे जिगजैग लाइन से शो करते हैं. दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर. चाहे ऐसे शो करा हो सकता है, चाहे ऐसे शो करा हो सकता है. इन दोनों का मतलब यही है कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो. क्लियर? दिस इज फिक्स्ड. ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर ऐसे बना हुआ किसी पर्टिकुलर डायग्राम में या ऐसे होगा तो उसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो. देन दिस इज अ मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट, and this is voltmeter that is used to measure the potential difference between any two points. Our next topic is Ohm's law. It states that the potential difference across any conductor is directly proportional to the current flowing through it. And of course, अगर आप ग्राफ लोड करोगे इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, you will get a straight line graph. आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. You can see this is the potential difference and this is the current. एकदम आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है. इट वेरीफाइज दैट हाँ एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बाय द वे, आपको ये सर्किट डायग्राम भी बनाना आना चाहिए. अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करो, तो आपको ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. लास्ट ईयर पूछा गया था बोर्ड एग्जाम्स में. VI ग्राफ आपको गिवन है नाइक्रोम वायर के लिए. ये एक बाय द वे एलॉय होता है निकल एंड क्रोमियम का, इस वजह से इसका नेम ऐसा, राइट? निक्रोम. सो निकल एंड क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है. क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ. इस ग्राफ से क्या इन्फ्रेंस निकलता है, क्या आपको पता लग रहा है? ऑफ कोर्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वायर के लिए जो ओम्स लॉ है वो वैलिड है, वो सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, दिस इज द इन्फ्रेंस. ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम. हम देखो इस पर्टिकुलर केस में उसने बोला हुआ है यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ग्राफ. अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ ऑब्टेन करना है तो उसके लिए सर्किट डायग्राम आप क्या बनाओगे, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी पड़ेगी. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. एक से ज़्यादा अगर आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन, राइट? सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टर. पहले रेजिस्टर की टेल को आप कनेक्ट करते हो सेकंड रेजिस्टर के हेड के साथ, समथिंग लाइक दिस. दैट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन. पैरेलल में क्या होता है, हेड को कनेक्ट किया जाएगा हेड के साथ और टेल को कनेक्ट किया जाएगा टेल के साथ. सो हेड को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ. ठीक है, सच कनेक्शन इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन. आपको इनके रिजल्ट्स याद होने चाहिए. सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. और अगर पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सबका रेसिप्रोकल है. क्लियर? दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आप बना सकते हो 4 ऐसे रेजिस्टर्स को यूज करके जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, हाफ ओम. कितनी होगा? ऑफ कोर्स यार, अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करते हो, सीरीज में कनेक्ट करते हो उनको. क्लियर? सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 4 टाइम्स 1/2 हो जाएगा. एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 2 ओम. क्लियर? सो दिस इज द राइट आंसर. अब जो एक्सप्रेशन हैं दोनों, इनकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए. अब जल्दी से इनकी डेरिवेशन देखते हैं. स्टार्टिंग विद द रेजिस्टर्स इन सीरीज. लेट्स सपोज 3 रेजिस्टर्स को हमने एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा दिया, जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1, R2 एंड R3. दिस इज वोल्ट मीटर सो दैट हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें. दिस इज द एमीटर सो दैट हम करंट को मेजर कर सकें. एंड दिस इज द बैटरी जो कि V वोल्ट्स की बैटरी है. ठीक है, दैट मीन्स ये सर्किट में टोटल V वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर सकती है ना? और यही जो V वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा टोटल, है ना? मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ. मान के चलो ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है, तो ये वाला वोल्ट मीटर ये भी 10 वोल्ट्स की रीडिंग हमको शो करेगा. बिकॉज देखो यहाँ तो लेट्स से एस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमको पता है कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आने वाला. ठीक है, वी पॉइंट और सॉरी ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दोनों एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल पे होंगे. ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जब ए से बी की तरफ जाने वाले हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है. क्या? सिमिलरली लेट्स से इस पॉइंट को मैं सी नेम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी नेम दे देता हूँ. जब इलेक्ट्रॉन्स सी से डी की तरफ जाएंगे तब भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं आने वाला. दैट मीन्स जो ये 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा वो सिर्फ इन रेजिस्टर्स के क्रॉस ही देखने को मिलेगा. ठीक है,
इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस मिलकर ये 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। मीनिंग समझ रहे हो? ठीक है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमको ऐसा देखने को मिलेगा। मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आपको इसके अक्रॉस देखने को मिल रहा है और 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। टोटल दैट मीन्स 5 + 3 8 + 2 10, टोटल आपको 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको एक मैंने सिंपल से एग्जांपल दी है। ठीक है, इन जनरल हम ऐसा बोलते हैं कि मान के चलो ये V वोल्ट्स की बैटरी है, दैट मीन्स टोटल हमको V वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा इस सर्किट में, है ना। मान के चलते हैं इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज V1, R2 के क्रॉस जो हो रहा है दैट इज V2, R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है दैट इज V3। ठीक है, तो इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ, V = V1 + V2 + V3, है ना। क्या, लेकिन करंट तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, मेरे को पता है। सीरीज में करंट बिल्कुल सेम रहता है, राइट। यहां भी आई होगा, यहां भी आई है, इवन इन रेजिस्टर्स के बीच में से भी जो करंट पास होगा दैट इज ऑल्सो आई। क्या, सो करंट तो एग्जैक्टली इक्वल रहने वाला है हर केस में। ठीक है, टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है। चलो, अब एस वी को यूजिंग ओहम्स लॉ में क्या लिख सकता हूं, V = I × R, राइट। V1 को मैं लिख सकता हूं I × R1, राइट। I1 नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज करंट सेम है। ऐसा नहीं है कि इसमें करंट और है, इसमें करंट और है, इसके क्रॉस कुछ और है। क्लियर, प्लस I × R2 प्लस I × R3, करंट एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं यार, अगर सेम है तो R1 + R2 + R3, क्लियर, एंड इट विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी गेट अवर डिजायर्ड रिजल्ट। R = R1 + R2 + R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस जो इन तीनों की मिलकर होगी। ठीक है, R1 + R2 + R3। दिस इज अ सेकंड केस, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। इस बार क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन तीनों में से जो करंट पास हो रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज वो चीज़ सीरीज में वैलिड होती है। एक चीज़ याद रखना, सिंपल सी बात है, सीरीज में करंट इक्वल होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में लेकिन उल्टा है, पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के क्रॉस इक्वल होगा, बिकॉज यार पॉइंट ही कॉमन है ए और बी तीनों रेजिस्टर्स के लिए। लेकिन करंट इस बार तीनों में से जो पास हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ से 10 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, यहाँ से भी 10 एम्पेयर ही करंट पास होगा, लेकिन इस ए पॉइंट के बाद ये 10 एम्पेयर करंट 3 अलग अलग पार्ट्स में यू कैन क्लियरली सी स्प्लिट हो रहा है ना। सो इट विल गेट डिवाइडेड। मान लो यहाँ से 3 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, यहाँ से 4 एम्पेयर करंट पास हो रहा है और यहाँ से 3 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इन जनरल हम मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1, R2 में से जो पास हो रहा है दैट इज I2, R3 में से जो पास हो रहा है दैट इज I3, एंड वी कैन से जो टोटल करंट है वो इसका सम होगा। I = I1 + I2 + I3। अब यहाँ मैं यूज करूंगा इस बार ओम्स लॉ। सो V = I × R, दैट मीन्स I = V/R, है ना। सो इस I को मैं लिख सकता हूँ V/R, वेयर R इज द टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों की। ठीक है, I1 को मैं लिख सकता हूँ V/R1, बिकॉज V इस बार सेम है तीनों के लिए, V/R2 + V/R3। इस बार V आप क्लियरली देख रहे हो इक्वल है, सो इस बार V कट जाएगा। सो V/R दैट इज इक्वल टू, V को कॉमन लेते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V will get cancelled out and we get our desired result. 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Clear? Our next topic is factors on which resistance for conductor depends. And of course, दो ही factors हैं, R is proportional to L and R is proportional to 1/A. L is the length and A is the cross-sectional area. लेंथ जितनी बढ़ाओगे, जितनी लंबी वायर होगी उसकी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बिकॉज उसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि बहुत सारी वायर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी हुई है ना, इफ़ यू वांट टू इमेजिन। सिमिलरली एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर एक बहुत थिन वायर है, इसको अगर आपने कंपेयर करना हो एस थिक वायर से, ऐसा क्यों है कि इसकी रेजिस्टेंस कम है, एस वाली वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है? बिकॉज इस पर्टिकुलर केस को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारी वायर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगी हुई हैं, है ना। सो ऑफ कोर्स पैरेलल में आपने देखा ना ओवरऑल रेजिस्टेंस कम आती है, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एस पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, एस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जो पतली वायर है, क्लियर। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने वाला हूँ, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/।
सो कंबाइनिंग दीज टू गाइस आई गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, है ना. एंड अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए आई कैन मल्टीप्लाई दिस L बाई A विद सम कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट है जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दैट इज रो. ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. ठीक है, वट इज दिस रो, ये क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी. ये डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे. बिकॉज देखो, मान के चलो आपके पास दो वायर्स हैं, एक वायर है कॉपर की और एक वायर है लेट्स से एल्यूमिनियम की. मान के चलो ये दोनों ही वायर्स की लेंथ भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल है, लेकिन स्टिल दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल नहीं ना होगी, कहीं ना कहीं नेचर का भी रोल है. सो वो ये रो है, वो रेजिस्टिविटी है. दिस इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. हर मटेरियल की कोई अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन होगा आई गेस, राइट, उसमें वैल्यूज गिवन है अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी की. ठीक है, सो दिस इज अवर रिजल्ट. R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना. फाइंड द रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंसेस. दो अलग अलग कॉपर की रोड्स हैं, मान लेते हैं उनकी रेजिस्टेंस R1 R2 है. ठीक है, लेंथ आपको गिवन है L1 दैट इज 30 सेंटीमीटर, L2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट. रेडियस दोनों का गिवन है, R1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकता हूँ, है ना, पाई R1 स्क्वायर. अच्छा, ये भी बाय द वे एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉमन पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा पाई. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की रेशियो को ऐसे लिख रहा हूँ, R1 बाई R2. दैट मीन्स रो L1 बाई A1, दैट मीन्स पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो L2 बाई A2, है ना, दैट मीन्स पाई इंटू R2 स्क्वायर. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है ना, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, लेट्स से ये कोई वायर है जो हम बोलते हैं R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, जो वो एरिया होता है वो ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, एस सर्कल का एरिया पाई आर्स को. ठीक है, ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है. अब कॉमन पार्ट हो जाएगा कैंसिल आउट, बिकॉज मटीरियल सेम था, कॉपर था. सो रो 1 रो 2 नहीं कंसिडर किया मैंने, रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली इक्वल है. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. L1 इज 30, R1 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, L2 दैट इज 10 एंड R2 का स्क्वायर दैट इज 1. क्लियर. एंड आई गेट 30 बाई 4 इंटू 1 बाई 10, 0 से 0 गया, एंड 3 बाई 4. सो दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड X एंड Y. सो R1 एंड R2 की रेशियो आ जाएगी 3:4. क्लियर. चाहे यहाँ पे X एंड Y की बता दो, ऐसे X और Y की रेशियो आ जाएगी 3:4. क्लियर. अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. एस LED लाइट के बॉक्स पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 वोट की LED है ये. एस वोट का मीनिंग क्या होता है, ये उसकी पावर है, राइट. वोट पावर की यूनिट है. पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम. हर सेकंड वो अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक पावर. सो इस 18 वोट का क्या मीनिंग है, ये हर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 18 जूल्स. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस 18 वोट. सिमिलरली अगर 14 वोट की LED है, मान के चलो, वो हर सेकंड में 14 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगी. मेक सेंस. पावर को बाय द वे एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय अप्लायंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. कोई भी अप्लायंस अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, खुद से क्वेश्चन पूछो यार, क्यों कर रहा है, कोई ना कोई वर्क डन कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इस LED की बात करता हूँ, हमको इस 18 वोट से पता लग रहा है कि हर सेकंड 18 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. कहाँ जा रही है एनर्जी, खा जा रहा है क्या हर सेकंड 18 जूल एनर्जी, बिल्कुल नहीं. बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. और ये LED लाइट एग्जैक्टली यही तो कर रही है. ये हर सेकंड 18 जूल एनर्जी को खा नहीं रही, बल्कि कन्वर्ट कर रही है इनटू द लाइट एनर्जी, है ना. सिमिलरली अगर मैं फैन की बात करता हूँ, राइट, उसमें क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रही है इनटू द रोटेशनल एनर्जी और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, है ना. इस कन्वर्जन के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, राइट. और उतना वर्क डन कितने टाइम में किया, दैट इज द पावर. क्लियर. तो इस तरह से भी हम पावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, अब इस वर्क डन को फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस करा था, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, राइट. सो मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू क्यू, है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना चार्ज है जो मूव हो रहा है, राइट.
दैट कैन बी, उनके प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं वर्क डन, ठीक है। सो यहाँ वर्क डन को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द टाइम, और ये Q बाई टी दिस इज चार्ज बाई टाइम, दिस इज द करंट, है ना। सो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर कैन बी रिटन एज V इंटू आई, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रीवियस न्यूमेरिकल। एक टॉर्च बल्ब है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की वैल्यू आपको गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द पावर। P को आप लिख सकते हो V इंटू आई, सो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी सी न्यूमेरिकल है ये तो, राइट, 500 मिली एम्पेयर, बस यहाँ ध्यान देना कि मिली एम्पेयर है, सो 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा वो, है ना। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 25 इंटू 10⁻⁻1 वॉट, दैट इज 2.5 वॉट, ठीक है, दैट इज द पावर। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करने को बोला गया रेजिस्टेंस, एस लाइट बल्ब की रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग द ओम्स लॉ, बिकॉज हमारे पास V की वैल्यू भी गिवन है 5 वोल्ट्स, राइट, हमारे पास करंट भी गिवन है, सिंपली दोनों को डिवाइड करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप खुद से कैलकुलेट करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर कितना आता है, क्लियर। थर्ड पार्ट में बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स, लगातार 2.5 घंटे अगर आप इसको यूज करते हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पावर को हमने ऐसे डिफाइन करा था, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, और एनर्जी कंज्यूम्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम, है ना, बिकॉज मेरे पास पावर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज हमको पता है। पावर तो चलो हमने कैलकुलेट करी थी, है ना, गिवन तो क्या है 2.5 वॉट्स, इंटू टाइम हमको गिवन है 2.5 आवर्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इतने सेकेंड्स, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये 2.5 घंटे में, राइट। इस सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है, 2.5 इंटू 2.5 तो हो जाएगा आपका 6.25, सो 6.25 इंटू 3600 जूल्स, है ना। सो लेट मी कैलकुलेट इट, देखते हैं कितना आंसर आता है, 6.25 इंटू 3600 वी गेट 22500, ठीक है। सो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा लाइट बल्ब अगर इसको लगातार आप 2.5 घंटे यूज करते हो। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, किसी भी अप्लायंस को आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो, राइट, तो काफ़ी वो गर्म हो जाता है, फिर चाहे वो कोई ट्यूब लाइट हो, चाहे कोई लैपटॉप हो, है ना, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसी हीट एनर्जी को मेजर करने की कोशिश करने वाले हैं, क्वांटिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन यूजिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के लिए जब हम करंट पास करेंगे इसमें से, राइट, तो ये कितनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा, कितनी हीट एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी, उस हीट एनर्जी को हम मेजर करने की कोशिश करने वाले हैं एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब तक पावर को हमने दो तरह से एक्सप्रेस करा, एक तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम और दूसरा V इंटू आई। ये दोनों ही फॉर्मूले बिकॉज पावर के हैं तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों चीज़ों को इक्वेट किया जा सकता है ना। और यूजिंग दिस आई कैन राइट E इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, है ना। ये क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है हमारा प्यारा सा रेजिस्टर टी टाइम में, अगर आई करंट उसमें से पास हो रहा है और उसके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा, E एनर्जी को, क्लियर। अब यार एक चीज़ का आंसर दो, मान लो ये 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, लेट्स सपोज, तो कहाँ जा रही होगी एनर्जी, ये कोई लाइट की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर नहीं रहा होगा बिकॉज ये सिंपल सा रेजिस्टर है प्यारा सा, ठीक है, ये कोई साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसका सिंपल सा काम क्या है, इस एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, राइट। दैट मीन्स इस एनर्जी को ये क्या करेगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर हर सेकंड 10 जूल एनर्जी खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, राइट, तो खाने का मतलब क्या है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है ये 10 जूल हीट एनर्जी में, ठीक है। सो एस ई की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, बिकॉज जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टी टाइम में उतनी ही हीट को ये डिसिपेट करेगा टी टाइम में, सिंपल, ठीक है। एंड यूजिंग ओम्स लॉ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H इज इक्वल्स टू V की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, I इंटू आर, ओम्स लॉ ये तो होता है ना, एंड आई गेट दिस रिलेशन H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एंड दिस इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट, राइट, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्लियर। दिस इज एन NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम, इसको देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये। एक सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, 2 ओम का और 4 ओम का, क्लियर, और 6 वोल्ट्स की यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, समथिंग लाइक दिस।
क्या पूछा हुआ है, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर, एस रजिस्टर के द्वारा कितनी हीट डिसिपेट होगी 5 सेकेंड्स में, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। आई इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। करंट अगर हमको पता लग जाए, रेजिस्टेंस हमको पता ही है 4 ओम्स, टाइम हमको गिवन है 5 सेकेंड्स, हीट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करके। करंट कैसे मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमको पहले निकालनी पड़ेगी सर्किट की, कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट, दैट मीन्स 6 ओम्स। अब टोटल रेजिस्टेंस मेरे को पता है, टोटल मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है 6 वोल्ट्स का, करंट मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द ओम्स लॉ, राइट। सो I इज इक्वल्स टू V बाई R, है ना। सो यहाँ पे मैं सेपरेटली निकाल रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू V बाई R, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाई 6, है ना, दैट मीन्स 1 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू कितनी आती है 1 एम्पियर, क्लियर। बस अब बचा ही क्या, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी था। सो कितनी हीट डिसिपेट होगी, 1 का स्क्वायर 1, राइट, इंटू आर की वैल्यू गिवन है 4 ओम्स एंड टाइम हमको गिवन है 5 सेकेंड्स, क्लियर, जो कि सारा कुछ ऐसा यूनिट्स में ही हमको गिवन है। सो दस हीट विल बी 5 4s are 20 जूल्स, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्रैश कोर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ दबा के ज़रूर शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे आप नए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, बिकॉज अक्सर मैं ऐसी ऑसम वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।